चलिए तो बात करते हैं डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स की। ओके, तो जब आप डिफेक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप ओवर बर्निंग को एज अ डिफेक्ट ही देखते हैं हम लोग, अंडर बर्निंग को भी डिफेक्ट देखते हैं, ब्लैक कोर को भी एज अ डिफेक्ट ही देखते हैं। तो ओवर बर्निंग की अगर हम बात करें, जब ब्रिक्स आपकी क्या हो जाती है, फ्यूल के पास थी, जो मैंने बताया था, ब्रिक क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फूक जाती है, बहुत ज्यादा जल जाती है, तो ओवरबर्न ब्रिक्स की कैटेगरी में आती है। ओवरबर्न ब्रिक्स के केस में क्या होता है, a soft molten mass is produced and the bricks lose their shape, not suitable for the construction purpose। यहाँ से जो ब्रिक्स बनती हैं वो कैसी बनती हैं, ब्रिटल नेचर की होती हैं। क्या होती है वो, ब्रिटल नेचर की रहती है। अंडरबर्न ब्रिक्स की अगर हम बात करें, so it causes high degree of water absorption and less compressive strength। ठीक है ना, अंडरबर्न ब्रिक्स जो होती हैं वो सॉफ्ट रह जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट रह जाती हैं। सो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है ब्रिक्स का, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या होती है, बहुत ही कम रहती है। क्लियर। बात करते हैं ब्लैक कोर की। तो जब आपकी जो ब्रिक क्ले है, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का बिटुमिनस मैटर या फिर कार्बन होता है, तो और वो अंडरबर्न्ड भी है, तो ब्लैक कोर बेसिकली जब आप ब्रिक को तोड़ते हैं तो बीच में से आपको ब्लैक कलर का पोर्शन दिखाई देता है। तो एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए ऐसी ब्रिक्स, या फिर जिसे कहते हैं वैसे देखने में भी अच्छी नहीं रहती हैं, तो इसको ब्लैक कोर डिफेक्ट कहा जाता है। जब आप ब्रिक को तोड़ते हैं, अंदर से आपको जो कोर मिलती है वो ब्लैक कलर का, यहाँ पे मतलब ब्रिक का अंदर का पोर्शन काला काला आप लोगों को दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक कोर पड़ा था। जब क्या होता है, अब क्या होता है, आप लोगों ने जो ब्रिक्स हैं बर्न करने के बाद उसको कूल डाउन होने के लिए बाहर रखा, और वहां पे मान लीजिए बारिश पड़ी, तो गरम गरम ब्रिक के पे जब ठंडी ठंडी बारिश पड़ती है, तो जो ब्रिक का शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो डिफॉर्मेशन हो जाता है जो शेप ऑफ ब्रिक का, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन वाटर फेलिंग ऑन दी हॉट ब्रिक। उसको क्या कहा जाता है, चफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चफ कहा जाता है। बात करते हैं चेक्स की या फिर क्रैक्स की। अब आप सभी को पता है लाइम क्या कराता है, वॉल्यूम चेंज कराता है। अब लाइम के लम्स रहते हैं, ठीक है ना, so this defect may be because of the lumps of lime or the excess of water। So in case of the former, the bricks come in contact with water, the absorbed water reacts with lime nodules causing expansion and consequent disintegration of bricks। ये हम सभी को पता है, लाइम क्या कराता है, वॉल्यूम चेंज कराता है। जैसे ही पानी की, क्योंकि वाटर, अब आप क्विक लाइम की बात करते हैं तो क्या होता है इस केस में, ये जो क्विक लाइम होता है ये वाटर फिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, तो पानी से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, वॉल्यूम चेंज कराता है, क्योंकि स्टेकिंग का प्रोसेस हो जाता है उसमें, आप सभी को पता है स्लेट लाइम बनता है उस प्रोसेस में, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है आपकी ब्रिक्स का। वेयर श्रिंकेज एंड बर्निंग क्रैक्स रिजल्ट व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज एडेड ड्यूरिंग द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। जबकि श्रिंकेज और बर्निंग क्रैक्स तब आते हैं जब एक्सेस पानी डाला जाता है ब्रिक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान। स्पॉट्स की अगर हम बात करें, अगर आपके ब्रिक के अंदर, ब्रिक क्ले के अंदर अगर आयरन सल्फाइड प्रेजेंट होगा, तो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं ब्रिक के सरफेसेस के ऊपर। ठीक है ना, ये ब्रिक हार्मफुल नहीं होती, पर मेसनरी वर्क के लिए अनसुटेबल होती है। ठीक है, देन कम्स द ब्लिस्टर्स। अब आपके जैसे कहते हैं समटाइम्स स्किन पे छोटे 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 दाने हो जाते हैं ना, ऐसे ही क्या होता है, ब्रोकन ब्लिस्टर्स जनरली कॉज ऑन द सर्फेस ऑफ द सीवर पाइप्स एंड टाइल्स ड्यू टू एयर। बेसिकली एयर एंट्रैपमेंट की वजह से, मोल्डिंग के दौरान एयर एंट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये छोटे 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 क्या हो जाते हैं, ये ब्लिस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, सीवर पाइप्स के, या फिर जहाँ कहीं पे भी जहाँ पे जैसे एयर एंट्रेन हो रही है वहाँ पे, तो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ एयर ये हो जाता है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, ब्लिस्टर्स कहा जाता है। देन कम्स द लेमिनेशन। अब लेमिनेशन कैसे किया जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ द क्ले। जो लेमिनेशन भी बेसिकली ब्लिस्टर्स, जैसे कि उसमें भी एयर एंट्रैप हो रहा है, यहाँ पे भी एयर ही एंट्रैप होता है क्ले के वॉइड्स में। दीज प्रोड्यूस थिन लेमिना ऑन द ब्रिक फेसेस व्हिच वेदर आउट ऑन एक्सपोजर, सच ब्रिक्स आर वीक इन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये भी उसी की तरह है, इसमें भी एयर एंट्रैप ही हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है, एक थिन लेमिना बन जाता है ब्रिक के फेसेस के ऊपर। ठीक है ना, और ये जो ब्रिक्स होती हैं ये स्ट्रक्चर मतलब वीक होती हैं स्ट्रक्चर में अपने। क्लियर। नेक्स्ट अगेन मेसनरी से बात करते हैं। ब्रिक मेसनरी आ गया, स्टार्ट हो गया यहाँ से ब्रिक मेसनरी। अब देखिए ब्रिक मेसनरी की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के जैसे कहते हैं मेसनरी की अगर हम बात करें, ब्रिक मेसनरी होती है, स्टोन मेसनरी होती है। तो यहाँ पे बेसिक टर्म्स जाननी बहुत जरूरी है मेसनरी में आगे बढ़ने से पहले, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, ब्रिक का ये वाला जो फेस होता है इसको स्ट्रेचर फेस कहा जाता है, और ऐसा जो फेस होता है उसको हेडर फेस कहा जाता है बच्चों। तो बहुत सारे जब स्ट्रेचर फेस आप स्ट्रेचर फेस स्ट्रेचर फेस स्ट्रेचर फेस स्ट्रेचर फेस आपस में लगा देते हो, तो इसको स्ट्रेचर कोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, इसको स्ट्रेचर कोर्स कहा जाएगा बच्चों। और इसी तरीके से बहुत सारे हेडर फेसेस अगर इस तरीके से लगा दिए जाएं,
अगर बहुत सारे हेडर फेसेस इस तरीके से लगा दिए जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा, हेडर कोर्स कहा जाएगा बच्चों, क्या कहा जाएगा, हेडर कोर्स कहा जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? तो ये फेस स्ट्रेचर कहलाता है ब्रिक का, ये फेस हेडर कहलाता है। बहुत सारे स्ट्रेचर इस तरीके से लगा दोगे तो स्ट्रेचर कोर्स कहलाएगा, बहुत सारे हेडर्स लगा दोगे तो हेडर कोर्स कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए इसके अलावा दो चीजें और देखनी है। जैसे ये ब्रिक होती है आपकी, ब्रिक को इस तरीके से अगर काट दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, बैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैट कहा जाता है। when the brick is cut along the bit उसको क्या कहा जाता है, बैट कहा जाता है। और when the brick is cut along the length उसको क्या कहा जाता है, क्लोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोजर कहा जाता है। क्लियर है इतनी चीज? अब जब आप लेंथ वाइज इस तरीके से काटते हैं तो इसका तो एग्जैक्ट नाम क्या होता है, क्वीन क्लोजर। क्या होता है, क्वीन क्लोजर। लेकिन अगर आप ब्रिक को हाफ ऑफ द बिट और हाफ ऑफ द लेंथ जा रहा है, हाफ ऑफ द बिट काट रहे हो और हाफ ऑफ द लेंथ भी क्या काट दे रहे हो, तो इसको क्या कहा जाता है, किंग क्लोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग क्लोजर कहा जाता है। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वॉल के सरफेस पे, कौन सा एंगल, एक्सटर्नल एंगल जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, कॉइन कहा जाता है। देखिए जैसे आप अपने घर के दीवारों के कोने देखिएगा, अंदर से बेसिकली बाहर से भी वो कोना होगा जो 90 डिग्री पे बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे बन रहा है, देख पा रहे होंगे आप, है ना। तो ये जो बेसिकली एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, उसको क्या कहा जाता है, कॉइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, QUOIN कहा जाता है। दिस इज द एक्सटर्नल एंगल दैट वी हैव, और द एक्सटीरियर एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ द वॉल, और या फिर एक्सटीरियर एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ द वॉल। और ये जनरली 90 डिग्री रखा जाता है, जनरली 90 डिग्री रखा जाता है, बट वेरी हो जाता है समटाइम्स, बट जनरली उसको 90 डिग्री यहाँ पे रखा जाता है। क्लोजर्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं, बैट भी बता दिया है, ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए दो तरीके की ब्रिक्स यहाँ पे बनी हुई हैं, परफोरेटेड ब्रिक्स और हॉलो ब्रिक्स, ये भी देख लेते हैं। देखिए परफोरेटेड ब्रिक्स में क्या होते हैं, जो स्मॉल होल्स होते हैं ना, दे में एक्सीड 20% 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। जबकि हॉलो ब्रिक्स में क्या होता है, जो टोटल होल्स होते हैं विच नीड नॉट टू बी स्मॉल, दे में एक्सीड द 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है, अभी मैं आगे इसको बताऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पे शायद स्लाइड गलती से आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, अभी मैं इसको आगे बताऊंगी। इसके अलावा परफोरेटेड और हॉलो के अलावा सेलुलर ब्रिक्स भी हमारे पास होती हैं, सॉलिड ब्रिक्स भी होती हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे वो ब्रिक के। चलिए आगे चलते हैं, बात कर रहे थे बॉन्डिंग की। तो जब आप बॉन्डिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब आप बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है, सबसे पहला और बेहतरीन बॉन्ड कौन सा है, इंग्लिश बॉन्ड होता है। स्ट्रेंथ वाइज ये बॉन्ड बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रेंथ वाइज क्या होता है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है, पर एस्थेटिकली, पर क्या होता है, एस्थेटिकली दिस बॉन्ड इज नॉट सो गुड। एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं होता, पर अगेन स्ट्रेंथ वाइज क्या होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये बॉन्ड। क्लियर इतनी चीज? चलिए इसके अलावा अब ये बनता कैसे है, इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट कोर्सेज होते हैं स्ट्रेचर और हेडर के। मतलब मैंने जैसे बोला था, बहुत सारे स्ट्रेचर अगर लगा दोगे तो वो स्ट्रेचर कोर्स कहलाएगा, बहुत सारे हेडर लगा दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका हेडर कोर्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका हेडर कोर्स कहलाएगा, राइट। सो दिस इज द हेडर कोर्स और दिस इज द स्ट्रेचर कोर्स दैट वी हैव। तो ये स्ट्रेचर कोर्स क्या है, ये स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ये हेडर हेडर, राइट। अब ये क्या होता है आपका, ये ऑल्टरनेट कोर्सेज स्ट्रेचर और हेडर के लगाए जाते हैं इंग्लिश बॉन्ड को बनाने के लिए। मतलब स्ट्रेचर का कोर्स, फिर हेडर का कोर्स, फिर स्ट्रेचर का कोर्स, फिर हेडर का कोर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो सेम अलाइनमेंट में ना आए। होता क्या है समझिएगा, अगर वर्टिकल जॉइंट्स, बॉन्डिंग का रूल क्या कहता है, बॉन्डिंग का रूल कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे ये जॉइंट एक के नीचे एक है, तो मान लीजिए अगर ऊपर वाले जॉइंट में किसी भी तरीके की थ्रेड आएगी ना, तो वो नीचे वाले जॉइंट्स में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। नीचे वाले जॉइंट्स में क्या हो जाएगी बच्चों, वो ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो ऑल्टरनेट बेसिकली क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि वर्टिकल जॉइंट शुड नॉट बी इन द सेम अलाइनमेंट। वर्टिकल जॉइंट कभी भी सेम अलाइनमेंट में नहीं होने चाहिए। इनकी अलाइनमेंट अगर आ रही है तो उसको ब्रेक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए जैसे ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं ना, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो हमें इनकी अलाइनमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, कोड बोलता है कि भैया वर्टिकल जॉइंट शुड नॉट बी देयर इन सेम अलाइनमेंट, सेम अलाइनमेंट में नहीं होना चाहिए, पर प्रत्येक जो ऑल्टरनेट कोर्स होगा उसमें ये सेम अलाइनमेंट में होने चाहिए। मतलब जैसे ये स्ट्रेचर का कोर्स है, यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरीके से आ रहा है, तो तीसरी लेयर जो होगी उसका जो ज्वाइंट होगा वो इसके अलाइनमेंट में होगा। तीसरी लेयर में क्या होगा, इसके अलाइनमेंट में होगा। थर्ड लेयर में इसके क्या होगा, ये अलाइनमेंट में होगा। थर्ड लेयर में क्या होगा, इसके अलाइनमेंट में होगा। तो ये बॉन्डिंग का रूल कहता है कि प्रत्येक, जैसे कहते हैं एक लेयर को छोड़ने के बाद जो ऑल्टरनेट लेयर आ रही है, तो जैसे पहली में अगर जो यहाँ पे जिस पोजीशन में बॉन्ड था, तीसरी लेयर में उसी पोजीशन पे आपको बॉन्ड मिलेगा।
तो प्रत्येक तीसरी लेयर में आपका ये वर्टिकल अलाइनमेंट रहेगा, पर दूसरी लेयर में अगेन ये अलाइनमेंट ब्रेक हो रहा है तो ज्वाइंट आपके अलाइनमेंट में रहेंगे ही नहीं, कोई भी ज्वाइंट आपका अलाइनमेंट में रहेगा ही नहीं, वर्टिकल अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे और हमें उनको ब्रेक करना होता है अगर वो आ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इन ज्वाइंट्स का वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वीन क्लोजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, क्वीन क्लोजर यूज करते हैं, अभी बताया था क्वीन क्लोजर क्या होता है। और ये क्वीन क्लोजर हमेशा हेडर कोर्स के साथ लगेगा, एक हेडर के बाद यहाँ लगेगा क्वीन क्लोजर, यहाँ क्या लगेगा आपका क्वीन क्लोजर लगेगा, क्योंकि क्वीन क्लोजर है बोले तो ये ब्रिक को लेंथवाइज इस तरीके से हटा दिया है, अगर मैं इसको साइड में लगाऊंगी तो इसको डिस्प्लेस ऑफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए एक हेडर के बाद इसको लगाया जाता है। देखो लिखा भी है क्वीन क्लोजर इज नेवर प्लेस्ड आइदर एट द स्टार्टिंग और एंड ऑफ द कोर्स, इट इज लायबल टू गेट डिस्प्लेस्ड ऑफ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। फॉर द वॉल्स हैविंग थिकनेस इन ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक, ईच कोर्स शोज हेडर्स ऑन वन फेस एंड स्ट्रेचर ऑन द अदर फेस, मिनिमम लैप अवेलेबल फॉर स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रिक। देखिए ये बेसिकली बॉन्डिंग रूल रहता है, मैं आपको बताती हूँ बॉन्डिंग रूल्स क्या होते हैं आपको, ठीक है ना। एक बॉन्डिंग रूल तो आप लोगों ने देख लिया, इसके अलावा क्या होता है, मान लीजिए ये दो ब्रिक्स हैं, मान लीजिए ये दो ब्रिक्स हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये दो ब्रिक्स हैं और मैंने इनको ओवरलैप कराया है इस तरीके से, मैंने इनको इस तरीके से क्या किया है, ओवरलैप करा है, विड्थ वाइज ओवरलैप मैं करा रही हूँ। तो अगर मैं विड्थ वाइज ओवरलैप करा रही हूँ तो यहाँ पर जितना ये पोर्शन कवर कर रहा है ये एटलीस्ट L/4 पोर्शन इसने कवर करा, मतलब ओवरलैप किया होना चाहिए, मिनिमम L/4 ये ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर मैं ओवरलैप इस तरीके से करा रही हूँ, अलोंग द लेंथ करा रही हूँ, अगर मैं ओवरलैप अलोंग द लेंथ करा रही हूँ, मतलब मेरी जो दूसरी ब्रिक आ रही है इस तरीके से आ रही है, मेरी दूसरी ब्रिक इस तरीके से ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ पे ये मिनिमम B/2 विड्थ पे ओवरलैप करेगा, मिनिमम B/2 विड्थ चाहिए उसको ओवरलैप करने के लिए। उस वाले में मिनिमम L/4, नीचे वाले में मिनिमम B/2 क्या चाहिए, ओवरलैप करने के लिए चाहिए। यहाँ पे देखिए विड्थ वाइज ओवरलैप हो रहा है, इसलिए लेंथ के टर्म्स में आपकी वैल्यू आई है, यहाँ पे लेंथ वाइज ओवरलैप हो रहा है इसलिए विड्थ के टर्म में हमने वैल्यू लिया है। क्लियर इतनी चीज, चलिए तो नेक्स्ट इज द फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश बॉन्ड में देखा था, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे ऑल्टरनेट स्ट्रेचर हेडर होते हैं, स्ट्रेचर हेडर, ठीक है, स्ट्रेचर हेडर एंड सो ऑन। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि जो एस्थेटिकल अपीयरेंस होता है, इसका एस्थेटिकल अपीयरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, एस्थेटिकल अपीयरेंस ज्यादा होता है। तो पिछले वाले में देखा था स्ट्रेचर का पूरा कोर्स था, फिर हेडर का पूरा कोर्स था, यहाँ पे स्ट्रेचर हेडर इस तरीके से लगते हैं बच्चों। सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग in which each course consists of alternate header and stretcher placed next to each other in order to break the alignment of the vertical joints to be in the straight line. Queen closure is placed next to the queen header in each alternate course, मतलब इसके बाद वाला जो भी कोर्स होगा उसमें क्या लगाया जाएगा, क्वीन क्लोजर लगाया जाएगा हेडर के बाद, ठीक है ना। और कहाँ यूज किया जाता है, फॉर द वॉल्स हैविंग थिकनेस इन ऑन मल्टीपल्स ऑफ द हाफ ब्रिक थिक, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल्स होंगे जो हाफ ब्रिक थिक के, तो उन वॉल्स के लिए पर्टिकुलरली ये बॉन्ड यूज किया जाता है। इंग्लिश बॉन्ड इज फाउंड टू हैव हायर स्ट्रेंथ देन फ्लेमिश बॉन्ड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रेंथ कम होती है कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है ना। क्लियर है। अभी फ्लेमिश बॉन्ड भी दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल फ्लेमिश, एक होता है डबल फ्लेमिश, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं डबल फ्लेमिश की और सिंगल फ्लेमिश की, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोगों से यही पूछा जाने वाला है। देखो डिफरेंस क्या होता है दोनों में। अगर मैं बात करती हूँ डबल फ्लेमिश की, तो डबल फ्लेमिश में जो बैक फेस होता है, फ्रंट फेस होता है, ये अपीयरेंस में दोनों के दोनों सेम रहते हैं। जबकि सिंगल फ्लेमिश के केस में क्या रहता है आपका, इसमें जो पेसिंग रहती है वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड की रहती है, जबकि जो बैकिंग रहती है वो आपकी इंग्लिश बॉन्ड की यहाँ पे रहती है। सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश के केस में मैं आपको बता रही हूँ, एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। नेक्स्ट समझे स्ट्रेचर एंड द हेडर बॉन्ड। ये बहुत बेसिक बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड। यहाँ पे देखिए जब स्ट्रेचर्स लगाए जाते हैं तो जो बीच में बॉन्ड आ रहा है, खाली स्ट्रेचर्स पूरी दीवार में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है। आपको यहाँ स्ट्रेचर बॉन्ड का अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए हाफ बैट्स लगाए जाते हैं। सो यहाँ पे जो ब्रिक्स लगाई जाती हैं स्ट्रेचर वाइज ही लगाई जाती हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, यहाँ पे सारा का सारा स्ट्रेचर में होता है काम, सारे स्ट्रेचर्स लगाए गए हैं और उनमें बॉन्ड बनाए गए हैं, तो स्ट्रेचर बॉन्ड हो जाता है। सो यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट्स का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए वर्टिकल जॉइंट्स का हाफ बैट्स यूज किए जाते हैं। सिमिलरली हेडर बॉन्ड्स में भी हेडर को अलाइन किया जाता है ऑल थ्रू द वॉल, सिर्फ हेडर्स ही रहते हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या यूज किया जा रहा है, आपका क्वार्टर बैट यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ द वर्टिकल जॉइंट्स, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड थे आपके। नेक्स्ट कम्स दी ये जैसे कहते हैं टेराकोटा। अब ये टेराकोटा क्या होता है ये भी देख लेते हैं।